तो कंटिन्यू करते हैं क्लास को। इसके पहले हमने इसके मतलब पहले वाले क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज शुरू करते हैं। कुछ स्पेशल केस पहले देख लेते हैं वेक्टर एडिशन के लिए। स्पेशल केसेस, दो तीन स्पेशल केसेस हैं, वो हम लोग अभी नोट कर रहे हैं। देखो, अगर आपको याद हो तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए किसी भी दो वेक्टर का सम करें और उसका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या वो फॉर्मूला यही था? मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस टू, इसको थोड़ा फिर से, मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस प्लस टू टाइम्स ऑफ मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हमने याद किया था। इसी में एक स्पेशल केस है, मतलब कुछ अलग अलग पॉइंट, तीन पॉइंट हम लिखेंगे। पहला, क्या होगा अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हो? तो इफ, भाई जिन दो वेक्टर को हम जोड़ रहे हैं अगर वो पैरेलल हो तो क्या होगा? तो हेडिंग है, इफ टू वेक्टर्स, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल। अगर दो वेक्टर पैरेलल हुए, पैरेलल का मतलब क्या होता है? अगर दो वेक्टर पैरेलल हुए, पैरेलल, देखो जैसे मान लो एक वेक्टर ऐसा है, वेक्टर ए, एक वेक्टर ऐसा है, वेक्टर बी। क्या हम कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स हैं? इसका मतलब यहां पर थीटा कितना होगा? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। थीटा कितना है? 0 डिग्री। तो इस केस में सोचो, अगर मैं रिजल्टेंट कैलकुलेट करता, अच्छा मान लेते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ जो ए है, दैट इज, ये भी लिख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है दैट इज गिवन टू बी ए, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी है दैट इज बी, गिवन, ये हमें गिवन है। ठीक है, इस केस में अगर मैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना चाहता तो क्या बनता है, जरा फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। ए की वैल्यू ए के बराबर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 0 डिग्री। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। ठीक है, ऐसे केस में कॉस 0 होता है 1 के बराबर, तो अपना रिजल्टेंट क्या बनेगा जरा देखो, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यही बनेगा क्या? इसको थोड़ा सा और फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो क्या ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही है? अंदर जो लिख रखा है रूट के, क्या वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही है? तो अपना रिजल्टेंट क्या बन जाएगा? ए प्लस बी। इसका मतलब हमने क्या सीखा कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हो, पैरेलल, अगर दो वेक्टर पैरेलल हुए तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड, वो कितना हो जाएगा? वो कितना हो जाएगा? सिंपली ए प्लस बी। अच्छा, इसी को हम चाहते तो हम ऐसे ही लिख सकते थे। भाई मुझे पता है कि आर वेक्टर बराबर होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वही बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो जो
रिजल्टेंट का मैक्सिमम आएगा वही ए प्लस बी का मैक्सिमम होगा, और वही कितना होगा, ए प्लस बी बन जाएगा। अच्छा, एक चीज और हम लिख सकते हैं, रिजल्टेंट आर वेक्टर्स। इन दिस केस रिजल्टेंट आर वेक्टर will also lie in same direction. In this case, resultant of resultant lies in direction of vector A and vector B. Vector A and vector B. तो ये सिंपल सा केस है जिसमें दो फोर्सेस, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से करते हैं, फिर आपको बात ये क्लियर होगी। एग्जांपल है, तुम्हें सोच के देखो। एग्जांपल है कि अगर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर इधर लगा 3 न्यूटन और इधर ही लगा 4 न्यूटन, तो रिजल्टेंट कितना होगा? सिंपल, रिजल्टेंट कितना होगा, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। सिंपल, जो रिजल्टेंट होगा, हम कहेंगे 3 न्यूटन इधर था, यहीं से 4 न्यूटन बनाया, जोड़ दिया, तो अपना रिजल्टेंट कितना बन जाएगा, रिजल्टेंट रिजल्टेंट ये बन जाएगा रिजल्टेंट बराबर 3 + 4। जहाँ ये था 3, ये था 4। कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो सिंपली हम ऐड कर देते हैं, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो। दूसरा केस, केस नंबर 2, केस नंबर 2। पहला था केस नंबर 1। इन्होंने क्या बोला है, इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, ठीक है। एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर। अब जरा इस केस में मुझे थीटा बताओ, थीटा कितना होगा, थीटा। थीटा कैसे निकालते हैं, थीटा हम बोलते हैं पहले टेल को टेल से मिलाओ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा shift करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या वेक्टर ए को यहाँ बनाए, ये रहा कॉमन पॉइंट, वेक्टर बी को यहाँ बना दिया, तो ये रहा वेक्टर बी, ये रहा वेक्टर ए। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, क्या ये एंगल 180 डिग्री है? तो यहाँ जो थीटा है वो कितना आया, 180 डिग्री। थीटा कितना आया, 180 डिग्री। इस केस में क्या होगा, चेक करते हैं, हमारा रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा वो हम चेक करते हैं। हालांकि अब तक आपको पता है, देखो हमें पता है कि रिजल्टेंट बराबर होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही होता है क्या? तो क्या बन जाएगा, देखो मुझे पता है थीटा कितना है इस केस में, हमारे वाले केस में। अच्छा, यहाँ पे लेट गिवन है, काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं।
यहाँ आपको गिवन है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर इज ए एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर इज बी, ऐसा गिवन है। तो वैल्यू रखो तो क्या बन जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180। और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? क्या ये -1 होती है? तो क्या बनेगा देखो, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1। तो क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab ही बन जाएगा? बिल्कुल सही बात है। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, रूट अंडर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको जब मैं ओपन करूंगा, जब मैं बाहर निकालूंगा रूट को, बेसिकली स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, सिंपल ए माइनस बी बचेगा। अब देखो इसमें हमने मान के रखा है कि ए बड़ा होगा। अगर कुल मिलाकर ना हम चाहें तो हम ज्यादा सही तरीका होगा कि रिजल्टेंट जो होगा डिफरेंस ऑफ ए एंड बी होगा। रिजल्टेंट विल बी, एक मिनट, हमारा डिफरेंस क्या होगा, इसको हम डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। इन दिस केस, इन दिस केस, इन दिस केस resultant magnitude of resultant, magnitude of resultant, magnitude of resultant will be basically difference of magnitude of A and B, of magnitude of A and B। हमने डिफरेंस क्यों लिखा है, हमें कुल मिला के बड़ा वाला माइनस छोटा वाला करना है बस। तो क्या लिखा हमने, इन दिस केस, in this case magnitude of resultant will be basically difference of magnitude of A and B। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं देखो, एक लाइन और लिख सकते हैं, रेड पेन से, resultant will lie, resultant will lie in direction of vector having larger magnitude, larger magnitude। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिजल्टेंट का, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं। अच्छा मुझे बताओ, क्या यहाँ पर जो इस केस में हमारा रिजल्टेंट आया है वो ए माइनस बी आया है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रिजल्टेंट
इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। और हमने अभी अभी देखा कि इस वाले केस में हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो मिनिमम आएगा। इस वाले केस में रिजल्टेंट जो होगा वो मिनिमम आएगा। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मिनिमम वैल्यू बनेगा वो ए माइनस ए डिफरेंस विथ बी, ये बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे था ना इस वाले केस में कि जो मैक्सिमम बना था वो ए प्लस बी बना था, और यहाँ मिनिमम जो बनेगा वो ए माइनस बी बनेगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं देखो, किसी भी केस में इन जनरल वी कैन राइट दैट, एक और लाइन लिख सकते हैं हम, इन जनरल, इन जनरल फॉर एनी, फॉर एनी, इन जनरल फॉर एडिशन ऑफ एनी टू वेक्टर, इन जनरल, इन जनरल फॉर एडिशन ऑफ एनी टू वेक्टर, फॉर एडिशन ऑफ एनी टू वेक्टर्स, vector A and vector B, the magnitude of resultant, the magnitude of resultant, resultant R, क्या लिखा जा सकता है कि R जो होगा रिजल्टेंट किससे छोटा होगा, A प्लस बी से, और किससे बड़ा होगा, A माइनस या A डिफरेंस बी से। हमें ये याद रखना है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो अपना रिजल्टेंट होगा वो लेस देन होगा A प्लस बी की, और ग्रेटर देन होगा A डिफरेंस बी से। बात एक ही है। ठीक है, ये था केस नंबर 2, ये था केस नंबर 2। इसका जरा एक एग्जांपल करते हैं तो बात आपको क्लियर समझ में आएगी। जरा सोच के देखो, एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक फोर्स लगा है 4 न्यूटन, और इधर एक फोर्स लगा है 3 न्यूटन। क्या इस केस में, क्या इस केस में जो थीटा है, क्या इस केस में जो थीटा है 180 डिग्री है? थीटा कितना है 180 डिग्री। इधर 4 न्यूटन लगा, इधर 3 न्यूटन लगा। ठीक है, तो हमारे लिए जो रिजल्टेंट बनेगा, जो रिजल्टेंट बनेगा, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट सिंपली हम शो कर देंगे इधर, 4 - 3 बराबर 1। अच्छा, इसको दिखाने का एक तरीका और था, इसको दिखाने का एक तरीका और था। एक्चुअली ये क्या है, रिजल्टेंट,
रिजल्टेंट। आपको भी सर ये रिजल्टेंट अगर मुझे डायग्रामेटिकली, अगर पिक्चोरियली रिप्रेजेंट करना हो, या कह लो तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो, ग्राफिकली, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? एक काम करते हैं, इसके लिए मैं इसको दे देता हूँ, इसको बोल देता हूँ ब्लैक, इसको बोल देता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसका कलर है दिस। ठीक है, दो फोर्सेस लाइन। ये आया कैसे, ये देखो। हमारे लिए ऑब्जेक्ट क्या था? ऑब्जेक्ट था ये। ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर 4 न्यूटन का फोर्स एक राइट साइड में, 4 न्यूटन का फोर्स एक राइट साइड दिखा। अच्छा, हमने देखा कि वहीं से, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किया हो, इसमें थोड़ा सा इसको ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, तो 4 न्यूटन तो वही। अब 3 न्यूटन को, जरा 3 न्यूटन वाले फोर्स को बनाते हैं। 3 न्यूटन वाला फोर्स, जरा याद करो, जब हमने ट्राइंगल लॉ पढ़ा था तो हमने बोला था कि जो हमारे वेक्टर्स हैं वो ऑर्डर में होने चाहिए, जब हम उनका वेक्टर सम निकाल रहे होते हैं। वो कैसे होने चाहिए? ऑर्डर में होने चाहिए। तो क्या मुझे बताओ, ये जो वेक्टर ए है, ये जो वेक्टर ए है और जो वेक्टर बी है, क्या ये दोनों ऑर्डर में है? क्या ये दोनों ऑर्डर में है? तो हम बोलते थे कि इनिशियल को फाइनल वेक्टर से मिला दो, मतलब इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला दे, तो हमें क्या मिल जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। क्या मिल जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या बना यहाँ पे? रिजल्टेंट वेक्टर आया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और मैग्नीट्यूड ऑफ जो रिजल्टेंट आया है, क्या वो सिंपली ए माइनस बी ही है? कैसे, जरा देखते हैं। देखो, ये पूरा लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, तो इसमें से ये घटाओगे तो यही तो बचेगा। और ये लेंथ क्या मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर ही है, इसलिए ए में से बी घटा दिया, तो किसका रिजल्ट, किसका लेंथ मिल गया? आर वेक्टर का। ठीक है, अब है केस नंबर 3। क्या है केस नंबर 3? केस नंबर 3, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, if two vectors are, if two vectors are perpendicular, इस केस में क्या होगा? अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हुए, फॉर एग्जांपल मान लो कि एक वेक्टर ऐसे है, वेक्टर ए, और एक वेक्टर ऐसे है, वेक्टर बी। दिस इज वेक्टर बी। इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। मान लेते हैं कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है गिवन है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी है, और यहाँ पे थीटा कितना बना? थीटा बना
90 डिग्री, क्योंकि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर। तो जरा बताओ, जो रिजल्टेंट आता था हमारा, रिजल्टेंट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते थे? हम लिखते थे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab कॉस ऑफ थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पे? कॉस ऑफ 90, और कॉस 90 कितना होता है? 0। तो अब ये जो क्वांटिटी है, ये क्या बन जाएगा? 0। तो अपना रिजल्टेंट जो आएगा, दैट विल बी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0। जो बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0। क्या ये सिंपली, क्या ये कुछ कुछ पाइथागोरस थ्योरम जैसा ही लग रहा है कि ए और बी किसी ट्रायंगल के दो साइड्स हैं, और जो रिजल्टेंट है वो तीसरी साइड है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। तो हमने ये जान लिया कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हुए, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हुए, तो जो हमारा रिजल्टेंट बनेगा वो सिंपली रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। जरा इसको हम डायग्राम से देखते हैं, डायग्राम बना के देखते हैं कैसे आया होगा ये। ठीक है, देखो, जरा बताओ, ये अपना वेक्टर ए और वेक्टर बी हमने दिखा दिया। हम इन दोनों वेक्टर का वेक्टर सम निकालना चाहते हैं और उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता करना चाहते हैं। तो हमने कहा पहले काम करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से ये देख लेते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से ये देख लेते हैं कि इसका रिजल्टेंट आएगा क्यों। तो देखो रिजल्टेंट किधर आ रहा है, इसका रिजल्टेंट इस तरीके से आएगा। याद करो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता था, अगर दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम के दो साइड को रिप्रेजेंट करें, तो जो डायगोनल होगा, जो डायगोनल होगा, कौन डायगोनल, अगर ये किसी पैरेललोग्राम के दो साइड्स हैं, तो जो डायगोनल होगा, क्या डायगोनल रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा? बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर इन्होंने खुद ही बोल रखा है, ये है 90 डिग्री। मुझे बताओ, अगर ये 90 डिग्री था, तो ये भी तो 90 डिग्री है, ये भी कितना बन गया? 90 डिग्री। ये कितना बन गया? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री बन गया, तो जरा देखो, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो साइड है, इस साइड की लंबाई क्या बी के बराबर है? तो इसको थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर, तो नीचे शिफ्ट कर, यहाँ में। ठीक है, हमने बेसिकली इसको भी थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, ताकि मैं इसको थोड़ा इधर। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारा रिजल्टेंट ये बना, और रिजल्टेंट का जो ये वाला मैग्नीट्यूड बनेगा, हम्म, ये वाला से, ये क्या बन जाएगा? ए। जरा मुझे देख के बताओ, क्या ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं? ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं? बिल्कुल है। अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये लेंथ जो है अपना वो आर के बराबर है, ये लेंथ आर है, ये लेंथ बी है, ये लेंथ ए है, तो क्या मैं सिंपली कह सकता हूँ कि इस ट्राइंगल के लिए जो आर स्क्वायर होगा, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो अपना जो रिजल्टेंट आएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ग्राफिकली समझने की कोशिश किया।
यहाँ पे लिख सकते हो आप ग्राफिकली। ये हमने ग्राफिकली चेक किया है। ग्राफिकली हमने ये चेक कर लिया ये क्यों आएगा। इसी में जरा एक बात बताओ, मुझे पता है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो ए वेक्टर के साथ एंगल बनाता था वो अल्फा हुआ करता था, और रिजल्टेंट वेक्टर जो बी वेक्टर के साथ एंगल बनाता था वो बीटा हुआ करता था। तो इस ट्रायंगल में, भाई ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है। तो अगर मैं टेन अल्फा लिखूं, देखो ये लंबाई बी है, ये लंबाई ए है, तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सिंपली टेन अल्फा, टेन अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है, इसको लिख लो मॉड ऑफ बी बाई मॉड ऑफ ए। ये कितना हो जाएगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू बी बाई ए। ये बना हमारा टेन अल्फा। सिमिलरली, सिमिलरली, अच्छा, हमें पता है कि अल्फा प्लस 90 कितना है, अल्फा प्लस 90 कितना है, यहाँ पे चेक करो, ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, इन दोनों का सम क्या 90 डिग्री ही है, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझसे बीटा पूछा जाता तो मैं क्या ऐसा कह सकता था कि अल्फा प्लस बीटा ही थीटा के बराबर है, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री है। अगर ये बात सत्य है तो जो अपना अल्फा है, सॉरी, जो बीटा है वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस 90 माइनस अल्फा। ठीक है, इस तरीके से हमने कुछ इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा, एक चीज और है, अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो एक हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था टेन अल्फा का, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, उससे वेरीफाई करोगे ना तो आ जाएगा आंसर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ तक कंप्लीट किया। आगे कुछ क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन जरा इसका बताओ। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि दो वेक्टर का मैक्सिमम, मतलब अगर दो गिवन वेक्टर ए एंड बी हो तो उसका मैक्सिमम ए प्लस बी होता है और मिनिमम ए माइनस बी होता है। तो जरा क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर वन। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन हैव रिजल्टेंट, कैन हैव रिजल्टेंट ऑफ, कैन हैव रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड फोर। क्वेश्चन गिवन है, चार ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन वन, 2 and 8, ऑप्शन टू 5 and 10, ऑप्शन थ्री 8 and 6 and 8, 8 and 6, ऑप्शन फोर 10 and 20। कौन सा पेयर ऐसा है जो रिजल्टेंट चार बना सकता है, जो रिजल्टेंट चार
बना सकता है। ये हमसे पूछा जा रहा है। एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखो, जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो तो क्या मैं उसका मैक्सिमम और उसका मिनिमम वैल्यू बता सकता हूँ? केस वन में देखो, केस वन में देखो, इन्होंने बोला है 2 and 8, 2 and 8 गिवन है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है? 2। और बी की वैल्यू कितनी है? 8। इसका मतलब जो अपना रिजल्टेंट बनेगा, रिजल्टेंट, उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा? ए प्लस बी, 2 + 8 = 10। और रिजल्टेंट का जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो हमने देखा था ए डिफरेंस बी, तो जो बड़ा होगा हम उसको पहले रख लेंगे। तो फिलहाल दो डिफरेंस 8 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 6। आपको वैसे घटाया तो -6 क्यों नहीं बना? -6 इसलिए नहीं बना क्योंकि हम डिफरेंस ले रहे हैं। वी आर राइटिंग जस्ट डिफरेंस। हमने क्या लिखा है? डिफरेंस इन, डिफरेंस ऑफ 2 and 8, तो ये 6 ही आएगा। तो हमारा जो रिजल्टेंट है कुल मिला के मैक्सिमम 10 हो सकता है, मिनिमम 6 हो सकता है। अब इन्होंने बोला है कि 4 बन सकता है कि नहीं। मतलब इन्होंने बोला वेक्टर ए अगर 2 था, वेक्टर बी अगर 8 था, इन दोनों को मिला के किसी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस लगाए, तो क्या उन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कभी 4 बन सकता है क्या? भाई हमने क्या चेक किया कि इन दो वेक्टर से बनने वाला जो रिजल्टेंट होगा वो मैक्सिमम 10 हो सकता है, मिनिमम 6 हो सकता है, मिनिमम 6 हो सकता है। तो क्या 4 बनेगा कभी? नो, 4 इज नॉट लाइंग बिटवीन 6 and 10। क्या लिखेंगे? एज, क्योंकि 4 is not lying between between 6 and 10. Therefore, it is not the therefore it is not the correct option। ऐसे सेकंड वाला चेक करते हैं थोड़ा शॉर्ट में। सेकंड वाला अगर चेक करो तो सेकंड में इन्होंने क्या बोला है? 5 and 10, 5 and 10। तो ए कितना है? 5। बी कितना है? 10। तो अपना जो रिजल्टेंट बनेगा, रिजल्टेंट मैक्सिमम, वो कितना बन जाएगा? 5 + 10 मतलब 15। और रिजल्टेंट मिनिमम कितना बन जाएगा? 5 डिफरेंस 10 मतलब 5। अगेन जो रिजल्टेंट है वो 15 से कम होना चाहिए और 5 से बड़ा होना चाहिए। तो मैं कहूंगा अगेन 4 इज नॉट इन बिटवीन 5 and 15, is not, this is not correct ऑप्शन। थर्ड नंबर चेक करते हैं। थर्ड, थर्ड में दिया क्या है? थर्ड में दिया है 8 and 6, 8 and 6। ये कितना है? 8। बी कितना है? 6। तो देखो, डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट। अपना रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ होगा? आर मैक्स कितना बनेगा? 8 + 6, 14। रिजल्टेंट मिनिमम कितना बनेगा? 8 - 8 डिफरेंस 6, ये बन जाएगा 2। हियर
we can see, we can see 4 as, यहाँ देखो as 4 lies in between 2 and 14. So therefore, this is the this is correct ऑप्शन। ये अपना करेक्ट ऑप्शन। एक बार चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। चौथा में इन्होंने क्या दिया था? 10 और 20। फोर्थ में क्या दिया था? फोर्थ में दिया था 10 एंड 20। ए कितना था? 10। बी कितना था? 20। बी कितना था? 20। तो हम कह सकते हैं कि जो आर लाई करेगा, अब तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, 10 से 30 के बीच में लाई करेगा। अगेन 4 is not in between 10 and 30. Therefore, this is this is not correct। तो हमसे क्या पूछा गया था? यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि अगर मैं 2 और 8 को, एक ऐसा फोर्स जो 2 न्यूटन है, दूसरा फोर्स 8 न्यूटन, किसी बॉडी के ऊपर, ये दो वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा, क्या वो कभी 4 बन सकता है? तो हमारा तरीका क्या था चेक करने का? तो भाई सोच मान लेते हैं कि ये गिवन वेक्टर्स हैं, तो इनका जो मैक्सिमम, जो रिजल्टेंट का मैक्सिमम बनेगा वो कितना बनेगा? इन दोनों का अपना सम 2 + 8 10 बन जाएंगे। और इनका मिनिमम कितना बनेगा? 2 - 8, या मतलब डिफरेंस 6 होगा। तो हमारा जो रिजल्टेंट लाई कर रहा है, रिजल्टेंट ही मिनिमम 6 हो रहा है, मैक्सिमम 10 हो रहा है। तो सोच के देखो, रिजल्टेंट 4 कैसे बन सकता है? 4 नहीं बन सकता। सिमिलरली हमने इसके लिए चेक किया कि इसका मैक्सिमम तो बन रहा है 10, सॉरी 15, और मिनिमम बन रहा है 5। तो 5 से 15 के बीच में क्या 4 लाई करता है? नहीं। जबकि मैं 8 और 6 के लिए जब चेक करता हूँ, तो मुझे क्या पता चलता है? इसका मिनिमम आता है 2 और मैक्सिमम कितना आता है? 14। तो 2 और 14 के बीच में 4 तो लाई करता है, इसलिए ये अपना करेक्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे मैं इसको करेक्ट मार्क मार्क कर देता हूँ। ठीक है। ओके सर, बाकी कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास में।